बंधुओं नमस्कार। प्रज्ञा प्रवाह चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण विषय व्याख्या, भावार्थ और संक्षेपण में से व्याख्या पर चर्चा करेंगे। सामान्य हिंदी का पेपर कहने को तो सामान्य हिंदी है, किंतु इसमें विशिष्ट ध्यान देने की आवश्यकता है, विशिष्ट सावधानी की आवश्यकता है, विशिष्ट रणनीति की आवश्यकता है, जिससे आपको विशिष्ट नंबर मिल सकें। अब हम सीधे मूल टॉपिक पर आते हैं, व्याख्या। यह टॉपिक पीसीएस मुख्य परीक्षा में, पीसीएस के जुडिशरी एग्जाम्स में, विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में, आईएएस में, सभी में यह पोर्शन पूछा जाता है और इसलिए यह सभी के लिए समान रूप से उपादेय है। अब हम आते हैं कि क्या व्याख्या के संदर्भ में हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्याख्या है क्या। व्याख्या विधन आख्या इन दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पर यण संधि हो गई है, वि और आ मिलाकर के या हो गया है। अब वि का अभिप्राय यहाँ पर है विस्तृत, विशिष्ट। बी का अभिप्राय है विशिष्ट और विस्तृत। आख्या कथन और टिप्पणी से संबंधित है। इसको हम और विस्तार से देखते हैं। आ, यहाँ पर आ उपसर्ग लगा हुआ है। आ का मतलब होता है संपूर्ण। जैसे हिंदी में शब्द आता है आपाद मस्तक। आपाद मस्तक का अभिप्राय है पैर से लेकर के मस्तिष्क तक। आमूल चूल, आमूल चूल का अभिप्राय है मूल अर्थात जड़ से लेकर के चूल, चूड़ा तक। इस प्रकार से जहाँ पर आ उपसर्ग लग जाता है वह संपूर्णता का बोधक होता है। यहाँ पर आ उपसर्ग यह बता रहा है कि आपको किसी पद्यांश या गद्यांश की व्याख्या में इस प्रकार से अपनी बातों को रखना है कि वह संपूर्णता में प्रकट हो जाए, उसकी कोई भी चीज़ छूटने ना पाए। ख्या, ख्या का अभिप्राय होता है ज्ञान। आप देखें कि जो भारत की प्राचीन परंपरा है उसका जो सबसे प्राचीन दर्शन है उसका नाम है सांख्य। सांख्य शब्द इसी ख्या से बना हुआ है। ख्या का सम्यक ख्या अर्थात सम्यक ज्ञान। तो यहाँ पर ख्या का अभिप्राय है ज्ञान। अब इस रूप में जो व्याख्या है उसकी जो सामान्य परिभाषा है, जो सामान्य समझ है, वह यह होगी कि किसी पंक्ति की, गद्यांश की, कविता की इस प्रकार से विशिष्ट, विस्तृत टिप्पणी या कथन किया जाए कि उसमें निहित संपूर्ण तत्वों का बोध हो जाए। उसके जो संपूर्ण तत्व हैं, संपूर्ण भाव हैं, वह स्पष्ट हो जाएं, समझ में आ जाएं। तो इस प्रकार से व्याख्या किसी दिए हुए कथन का, टिप्पणी का, पंक्ति का वह संपूर्ण बोध है, विस्तृत बोध है, जिसमें सारे के सारे तत्व समाहित हों। यह व्याख्या की हमने जो उसका पद है, उसकी जो सल चिकित्सा है, उसको कर करके यह स्पष्ट कर दिया है कि व्याख्या का अभिप्राय या व्याख्या का अर्थ क्या होता है। बी विस्तृत टिप्पणी, आ संपूर्ण रूप से, ख्या ज्ञान, कथन, वर्णन, अभिप्राय का बोध कराना। यह स्पष्ट हो गया। अब हम इसके दूसरे खंड पर आते हैं कि व्याख्या के अंग क्या हैं। जब आप व्याख्या लिख रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या ध्यान देना है, किस आधार पर अपनी व्याख्या की रूपरेखा बनानी है। सबसे पहला अंग है प्रसंग। प्रसंग में आप ऐसे बाद में उपसर्ग और प्रत्यय में पढ़ेंगे, प्रा उपसर्ग लगा है। प्रा का अभिप्राय होता है प्रकृष्ट रूप से। आप ढेर सारे इसके उदाहरण देखते होंगे, जैसे प्रचलन, प्रचलित, प्रणाम। तो जहाँ पर प्रा लग जाता है वह उत्कृष्टता का बोधक होता है। वह यह बताता है कि हम किसी भी चीज़ को उत्कृष्ट रूप में, अच्छे रूप में, उत्तम रूप में कैसे संपादित कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रसंग है प्रकृष्ट संग। संग का अभिप्राय होता है साथ साथ।
अर्थात जिसकी हम व्याख्या करने जा रहे हैं उससे जो संबंधित पहलू हैं, उससे जो संबंधित आयाम हैं, हमको अपनी व्याख्या में उसको साथ लेकर के चलना है। हमें यह बता देना है कि यह पंक्ति कहाँ से ली गई है, किस से संबंधित है और इसमें क्या बताया जा रहा है। तो इस रूप में संघ का अभिप्राय हुआ, साथ हमको कुछ तथ्यों को, कुछ व्यक्तियों को, कुछ अभिप्राय को साथ में लेकर के चलना है। अगर ऐसी व्याख्या करने जा रहे हैं जिसमें आपको कवि या लेखक का उल्लेख करना है तो लेखक को संग में लेकर के चलना है, लेखक को साथ में लेकर के चलना है। प्रायः पीएसएस की परीक्षाओं में इस प्रकार से कवि या लेखक का नाम नहीं रहता है, तो आपको उस गद्यांश के जो मूल तत्व हैं उनका संकेत प्रसंग में कर देना है कि यहाँ पर इस संदर्भ में व्याख्या की जा रही है। अब उसके पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण जो हेडिंग आपको डालनी है वह है व्याख्या। व्याख्या में आपको हेडिंग डालने के पश्चात उससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं उन सबको विस्तृत रूप से वर्णित कर देना है, उन सबको विस्तृत रूप से लिख देना है। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या आपको लिखना है। उसके बाद फिर तीसरी जो आपकी हेडिंग होती है व्याख्या में वह होती है टिप्पणी की। इसमें आपको जो व्याख्या पंक्ति है, जिस पंक्ति की आप व्याख्या करने जा रहे हैं, जिस गद्यांश की आप व्याख्या करने जा रहे हैं, जिस पद्यांश की आप व्याख्या करने जा रहे हैं, उसमें उससे संबंधित, उससे मिलती जुलती जो भी टिप्पणियाँ हैं, जो भी कविताएं हैं, किन्हीं महापुरुषों के कथन हैं, कुछ उद्धरण हैं, कुछ तथ्य हैं जो आपको ध्यान में आ रहे हैं, उनको वहाँ पर इस प्रकार की हेडिंग डाल करके लिख देना है, अपनी व्याख्या को उदाहरण द्वारा पुष्ट कर देना है। इस प्रकार से आपको स्पष्ट हो गया कि जब आपको व्याख्या की रूपरेखा खींचनी है तो सबसे पहले प्रसंग की हेडिंग डालनी है, दूसरे नंबर पर व्याख्या की हेडिंग डालनी है और तीसरे नंबर पर टिप्पणी की हेडिंग डालनी है। यह तीन तथ्य हैं जिनमें आपको व्याख्या की त्रिवेणी बहानी है। अब हम आते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा दूसरा पोर्शन है व्याख्या, इसमें किस प्रकार से अपनी व्याख्या को आगे बढ़ाना है। तो व्याख्या को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि गद्यांश की पंक्ति में आए शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करना। आप देखते हैं, जानते हैं कि पीसीएस की परीक्षा हो, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो या आईएएस की परीक्षा हो, उसमें जो सामान्य हिंदी का पेपर होता है उसमें गद्यांश दिया रहता है और गद्यांश की में एक पंक्ति अंडरलाइन की हुई रहती है, रेखांकित रहती है और उसमें लिखा रहता है कि रेखांकित पद की व्याख्या अवतरण के अनुसार कीजिए। तो उस जो रेखांकित पंक्ति है उसमें जो आए हुए शब्द हैं, एक एक शब्द के अर्थ को आपको स्पष्ट कर देना है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम व्याख्या का यही है कि उसमें जो शब्द हैं वो कुछ पारिभाषिक शब्द हो सकते हैं, कुछ तकनीकी शब्द हो सकते हैं, कुछ साहित्यिक शब्द हो सकते हैं, जिनकी विस्तृत व्याख्या की अपेक्षा होती है, जिनके अर्थ की स्पष्टता की अपेक्षा होती है, उन्हें आपको स्पष्ट कर देना है ताकि उसका जो भाव है वह समझ में आ जाए। अब दूसरा क्या करना है, जब हमने अर्थ स्पष्ट कर दिया तो फिर दूसरा महत्वपूर्ण तत्व होता है व्याख्या पंक्ति के पूर्ववर्ती और परवर्ती जो पंक्तियां हैं उनसे उसको अंतर संबंधित कर देना। जब रेखांकित पंक्ति होती है तो वह न केवल अपने से संबंधित होती है बल्कि अपने पूर्व की पंक्तियों से और उसके जो बाद में पंक्तियां रहती हैं उनसे भी संबंधित होती है। तो इस रूप में जब आप व्याख्या कर रहे हैं तो आप, जैसे हमने यहाँ पर पहले बताया था, संपूर्ण में उसकी जो पूर्व की पंक्तियां हैं, जो बाद की पंक्तियां हैं, जो उसे अंतर संबंधित हैं, उसको भी आपको समाहित करना है, उसको भी ले करके चलना है। अब तीसरा जो है कविता, उद्धरण, कथन, उदाहरण से साम्यता। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है व्याख्या का। इसके द्वारा आप अपने व्याख्या को ऊंचाई प्रदान करते हैं, इसके द्वारा व्याख्या आपकी समृद्ध होती है। यह वह तत्व है जो आपकी अंकों में वृद्धि करता है, आपके अंकों में विशिष्टता लाता है। अब हम इन सभी को स्पष्ट करेंगे। पीसीएस 2020 में जो प्रश्न पूछा गया था उसके द्वारा भारत, उसमें जो व्याख्या थी वह पूछी गई थी
उसको हम आपके सामने पहले पढ़ देते हैं। भारत प्रकृति की संसार में सबसे बड़ी लीला भूमि है। अब यहाँ पर इस पंक्ति की व्याख्या आपको करनी है। यह पंक्ति वहाँ पर रेखांकित है, अंडरलाइन है। अब भारत उसके पश्चात फिर क्या लिखा है, हमने बताया था कि व्याख्या पंक्ति की पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती पंक्ति क्या है, पूर्ववर्ती पहली पंक्ति है, इसमें पूर्ववर्ती पंक्ति है नहीं। दूसरी पंक्ति क्या लिखी है, यहाँ सभी ऋतुएं किसी न किसी भाग में एक साथ मौजूद रहती हैं। नदी, पर्वत, वन और अन्नपूर्णा धरती से भारतीय साहित्य का सदा से गहरा संबंध रहा है। अब आप देखिए कि क्या क्या आपको इसमें ध्यान देना है। भारत प्रकृति की संसार में सबसे बड़ी लीला भूमि है। तो व्याख्या की पहली कसौटी क्या है, प्रसंग। इसमें आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति में, प्रस्तुत व्याख्येय पंक्ति में, प्रस्तुत विवेच्य पंक्ति में भारत के प्रकृति के संदर्भ में बताया गया है। भारत की प्रकृति की महत्ता, भारत की प्रकृति की विविधता के संदर्भ में, भारत की प्राकृतिक समृद्धि के संदर्भ में, भारत की प्राकृतिक विरासत के संदर्भ में कहा गया है, बताया गया है। ठीक, यह आपका प्रसंग हो गया। अब उसके पश्चात दूसरा जो तत्व है व्याख्या का, वह है व्याख्या। अब आपको दूसरे नंबर पर व्याख्या की हेडिंग डालनी है। व्याख्या की हेडिंग डालने के बाद आपको यह स्पष्ट करना है, भारत एक राष्ट्र है, भारत एक देश है। फिर भारत राष्ट्र के संदर्भ में उसके विभिन्न आयाम हैं। उसमें जो भारत का प्राकृतिक आयाम है, जो भारत का प्राकृतिक विशिष्टता है, उसके संदर्भ में यहाँ वर्णन है। प्रकृति की संसार में सबसे बड़ी लीला भूमि है। प्रकृति को स्पष्ट करिए। प्रकृति क्या है, प्रकृष्ट कृति, अर्थात इसके जो प्रकृति की परिभाषा दी जाती है, वह यह कहा जाता है कि यह जो है नैसर्गिक तत्व होता है, इसमें मनुष्य का योगदान नहीं रहता है, मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है, यह स्वतः निर्मित है। इसीलिए इसका जो विलोम शब्द होता है वह कृत्रिम होता है, अर्थात यह स्वाभाविक तत्व है। भारत में संसार में सबसे बड़ी लीला भूमि है। अर्थात संसार, अब जब हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो संसार के जो अन्य देश हैं, जो अन्य राष्ट्र हैं, उनकी अपेक्षा जो भारत की भूमि है वह सबसे बड़ी, विस्तृत, विशाल लीला भूमि है। यहाँ पर लीला शब्द बहुत ही महत्व का है, इसे आपको स्पष्ट करना है। लीला वह शब्द होता है, लीला वह भाव होता है जो यह बताता है कि सबसे ज़्यादा आप आह्लादित होते हैं, सबसे ज़्यादा आनंदित होते हैं, आपके अंतर मन को वह सबसे ज़्यादा छूती है। इसीलिए देखिए कि हमारे यहाँ जो प्रचलित शब्द है रामलीला, कृष्ण लीला, बाल लीला, ये सारी की सारी जो लीलाएं हैं यह व्यक्ति के मन को आह्लादित करती हैं, आनंदित करती हैं। ठीक उसी प्रकार से जो प्रकृति है यह भी आनंदित करती है, आह्लादित करती है। अब आपको यहाँ पर स्पष्ट कर देना है कि सबसे बड़ी लीला भूमि है, सबसे बड़ी लीला भूमि है को स्पष्ट करते हुए आपको बताना है। हालांकि आगे वो वहाँ बताया गया है आगे की पंक्ति में, जो तीसरा क्राइटेरिया है कि व्याख्या पंक्ति के पूर्ववर्ती और परवर्ती से अंतर संबंधित, आगे बताया गया है क्यों लीला भूमि है। उसमें बताया गया है ऋतुएं हैं, नदी हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, विभिन्न भौगोलिक खंड हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर यह बताना है कि कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर एक ही जलवायु पाई जाती है। जैसे टुंडा प्रदेश है, टुंडा प्रदेश में गर्मी क्या है लोग जानते नहीं। टैगा प्रदेश है, वहाँ गर्मी क्या है जानते नहीं। वहाँ पर जलवायु का मतलब है शीत, ठंडी, शीतलता। अगर वहाँ किसी से पूछा जाए कि गर्मी क्या होती है तो वो नहीं बता सकता है। लेकिन जो भारत की भूमि है, भारत की भूमि की विशिष्टता देखिए, भारत की प्राकृतिक लीला देखिए कि यहाँ पर
हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत में टुंड्रा प्रदेश जैसी शीतलता है। जो आपका अंटार्कटिक प्रदेश है उस प्रकार की जो बर्फखंड है यहाँ पर पाए जाते हैं। और वही राजस्थान का जो रेगिस्तान है वहाँ पर गर्मी है, तप्त गर्मी है। और फिर जो समुद्री क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र में समभाव है, ना तो गर्मी है ना तो सर्दी है। तो इस रूप में यहाँ पर जो भौगोलिक विशिष्टता है वह है, उसके साथ ऋतुओं की विशिष्टता है। कहीं कहीं केवल एक ऋतु ही होती है। अभी हमने जिन शीतखंड का उदाहरण दिया वहाँ पर केवल शीत ऋतु ही पाई जाती है, लेकिन भारत में शीत ऋतु भी है, वर्षा ऋतु भी है, ग्रीष्म ऋतु भी है, वसंत ऋतु भी है। इस प्रकार से यहाँ पर ऋतुओं की लीला है। ऋतुओं की लीला के साथ साथ यहाँ पर भूखंडों की भी लीला है। आप देखिए कि विष्णु पुराण में भारत को जो परिभाषित किया गया है वह इसी प्राकृतिक आधार पर उसका कसौटी तय की गई है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्य व दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीयत संतति। अर्थात उत्तरम यत् समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर में है, हिमाद्रेश्य व दक्षिणम, और जो हिमालय पर्वत के दक्षिण में है, वर्षम तद भारतम नाम, उसका नाम क्या है? भारत है। यहीं पर आपको भारत को परिभाषित कर देना है कि भारत है क्या। वर्षम तद भारतम नाम भारतीयत संस्कृति, और जहाँ की संतति या संतान भारतीय है। इस रूप में बहुत ही प्राचीन काल में हमारे भारत की विशालता की जो रूपरेखा खींची गई है वह इस रूप में खींची गई है। तो सबसे बड़ी लीला भूमि है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो भिन्न भिन्न विश्व के देश हैं, विषुवतरेखीय प्रदेश हैं या अन्य शीतोष्ण प्रदेश हैं, उनमें जो स्थितियां हैं और जो भारत की स्थितियां हैं, भारत क्यों विशिष्ट है। इन व्याख्याओं के पश्चात, इन तथ्यों के पश्चात यहाँ पर आप यह भी रख सकते हैं कि किस प्रकार से जो विश्व के यूनेस्को द्वारा जो प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल घोषित किए गए हैं उनमें जो 7 विरासत स्थल हैं वह भारत में पाए जाते हैं। जैव विविधता हॉट स्पॉट का उल्लेख कर सकते हैं। किस प्रकार से यहाँ पर जैव विविधता विश्व के 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। आप रामसर स्थलों का उल्लेख करते हैं। यहाँ पर जो आपका पूरा भूगोल का ज्ञान है, जो आपका पूरा पर्यावरण का ज्ञान है, वह यह भारत प्रकृति के व्याख्या से संदर्भ में स्पष्ट हो जाना चाहिए। अर्थात अगर कोई प्राकृतिक ऐसी व्याख्या आती है जिसमें प्राकृतिक तत्वों का उल्लेख है, जिसमें प्रकृति का उल्लेख है, तो आप पूरा पर्यावरण प्रकृति से संबंधित अपने भौगोलिक ज्ञान को वहाँ पर रख दीजिए। अगर कोई ऐसी व्याख्या आती है जिसमें साहित्य का उल्लेख है, तो जितने भी आपको साहित्यिक ज्ञान है, साहित्यिक कविताएं हैं, प्राय इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पर आपको पंक्ति से साम्यता स्थापित करते हुए, पंक्ति से संदर्भित करते हुए उसको रख देना है। अब हम आते हैं तीसरे महत्वपूर्ण भाग पर कि यहाँ पर आपको टिप्पणी, उद्धरण, कविता, उदाहरण इत्यादि के द्वारा स्पष्ट करना है। तो अब यहाँ पर आपको साम्यता दिखा सकते हैं। आप बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं। आप देखिए कि जो हमारा राष्ट्रगीत है, क्या उसमें प्राकृतिक विविधता स्पष्ट है? क्या प्राकृतिक विविधता झलकती है? देखिए उसमें क्या है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। सुजलाम किसकी बात करता है? जल की। आपकी पंक्ति में आया है नदियां। सुफलाम फल, फल का अभिप्राय वृक्षों से लदे हुए फल। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, अब किसकी बात आ गई? वायु की आ गई। मलयज शीतलाम मातरम। फिर सस्य श्यामला, सस्य श्यामला यहां पर भी बताता है फसलों की विविधता है। तो इस रूप में आप जो हमारा राष्ट्रगीत है आप उसको यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं, यहाँ पर उसको बता सकते हैं। उसके बाद फिर आपको कथन है भारत की प्राकृतिक विविधता के संदर्भ में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी भारतीय संस्कृति के निबंध में बहुत अच्छी बात कही है कि अगर कोई विदेशी यहाँ पर आए और देखे, पहले वो पूर्वोत्तर में जाए, उसके बाद रेगिस्तान में जाए, फिर दक्षिण भारत में जाए, तो उसे लगेगा कि वो हजारों देश घूम रहा है। इस प्रकार से संपन्नता, इस प्रकार की जो जलवायु है भारत में पाई जाती है। तो उनके कथन से भी आप इसका समापन कर सकते हैं। यह व्याख्या के जो बिंदु हैं वह स्पष्ट हो गए। तमाम आप में से व्याख्या के संदर्भ में हमारे पास व्हाट्सएप करते हैं और वो जो व्याख्या लिखे रहते हैं उनमें
इन सब मानदंडों का लगभग पालन नहीं किया जाता है। कुछ एक ही व्याख्याएं इस रूप में आती है जिसमें लगता है एक तो जो सीधे सीधे अपनी व्याख्या को सजाना है, अपनी व्याख्या की रूपरेखा प्रस्तुत करनी है, उनका अभाव पाया जाता है। कोई बिना प्रसंग के व्याख्या लिख देता है और किसी में टिप्पणियों का अभाव रहता है, और कहीं कहीं वो इस प्रकार से व्याख्या लिख देते हैं जैसे उसका जो संदर्भित गद्यांश है उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। वह गद्यांश की व्याख्या तो लिख रहे होते हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि उस गद्यांश की बात ना कह के मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं, चांद की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से उनकी व्याख्याएं आती हैं। तो आपको इन सब पर ध्यान देना है और यह देखना है कि किस प्रकार से हमारी जो व्याख्या है उसका जो क्राइटेरिया है, उसकी जो रूपरेखा है उसको तय करना है। रूपरेखा तय करने के पश्चात आपको जो संदर्भित शब्द हैं उस पंक्ति में उसको स्पष्ट कर देना है। उसको स्पष्ट करने के पश्चात उससे संबंधित जो टिप्पणियां हैं, महापुरुषों के कथन हैं, जैसे इस संदर्भ में मैंने बताया, आप तीन चीज़ें हैं यहाँ पर आप डाल सकते हैं। आप प्राकृतिक उसकी विविधता की चर्चा करते हुए जयशंकर प्रसाद की कविता भी है, हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, वहाँ पर उसका उल्लेख कर सकते हैं। और यह ढेर सारी चीज़ें इस प्रकार से वहाँ पर स्पष्ट करते हैं। आपकी इस पंक्ति में कालिदास इन सब के संदर्भ में वर्णन है और किस प्रकार से कहा गया है कि पशु पक्षी को देख करके हमारी आदि कविता का सृजन हुआ। आप सोचिए कि यहाँ पर किसका संकेत है। यहाँ पर जो संकेत है वह महर्षि वाल्मीकि का संकेत है कि किस प्रकार से दो पक्षी के जोड़े थे, दो पक्षी के जोड़े नहीं बल्कि एक पक्षी थे, अर्थात एक पक्षी का एक जोड़ा था जिसमें दो पक्षी थे, और उसमें से एक बहेलिया आया और उन जोड़ों में से एक को मार दिया। वह पक्षी की पीड़ा थी, लेकिन वाल्मीकि के द्वारा वह सहसा निकल पड़ी और उन्होंने उसको अभिशप्त कर दिया, उसको अभिशापित किया और बोला, मान सात प्रतिष्ठाम तम गमा शाश्वती समाह यत क्रौच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अर्थात हे बहेलिए, अरे शिकारी, तुम शाश्वती दीर्घ काल तक कभी भी तुम प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं हो सकते हो, तुम्हें कभी भी सम्मान नहीं मिल सकता है, क्योंकि तुमने दो जो पक्षी थे उनमें से एक की हत्या कर दी है, एक को मार दिया है। इस प्रकार का वहाँ पर संकेत है। आप कालिदास की जो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, सुमित्र नंदन, इन सब का उल्लेख कर सकते हैं किस प्रकार से इस लीला भूमि ने कविता को जन्म दिया है, साहित्य को जन्म दिया है, और इस रूप में भी यहाँ पर जो इसकी महत्ता है उसको स्पष्ट कर सकते हैं। बंधुओं, यह जो व्याख्या का स्वरूप है, व्याख्या के अंग हैं, व्याख्या के आयाम हैं, आपके सामने रखे गए। आप अपनी व्याख्या को अगर चाहते हैं कि किस रूप में है तो उसके लिए एक और मैं बात बताना चाहता हूं कि आपको सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। अपनी व्याख्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं, और उसमें उस तय हो सकता है कि किस प्रकार से व्याख्या लिखी जानी चाहिए। ये समझिए कि इसका अभ्यास और अभ्यास ही सबसे बड़ा अस्त्र है जिसके द्वारा आप अपने अंक को सामान्य से विशिष्ट बना सकते हैं। यह व्याख्या से संबंधित वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि आपके ज्ञान में वृद्धि हुई हो, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कुछ प्रश्न हो तो उसको कमेंट में पूछें, अपने सुझाव दें। धन्यवाद।